नमस्कार। आज हम मिलकर एक सफर पर निकल रहे हैं गति की दुनिया को समझने के लिए। हाँ, गति। हमारे चारों तरफ मतलब सब कुछ चल रहा है। हवा, गाड़ियां, हम खुद, यहाँ तक कि पृथ्वी भी। पर ये गति होती क्या है? कैसे इसे नापते हैं? कैसे समझते हैं? बिल्कुल। हमारे पास कुछ सवाल जवाब हैं जिनसे हम इस रोजमर्रा के पहेली के पीछे छिपे विज्ञान की कहानी को शायद परत दर परत खोल पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल हमें रोज के अनुभवों से शुरू करके गति के जो बुनियादी सिद्धांत है वहां तक ले जाएंगे। चलिए साथ मिलकर इन सवालों के जवाबों में छिपे राज खोलते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ जवाब जानना नहीं है, बल्कि गति की इस पूरी कहानी को महसूस करना है। ये समझना कि कैसे एक छोटा सा अवलोकन हमें फिजिक्स की गहरी समझ तक ले जा सकता है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं गति के इस रोमांचक सफर को। बिल्कुल। तो सबसे पहले जरा सोचिए, हम बहती हुए हवा को सीधे तो देख नहीं पाते, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी हमें उसकी गति का एहसास कैसे होता है? अरे हाँ, ये तो रोज की बात है। वो जब धूल के कण उड़ने लगते हैं या फिर जैसे पेड़ों के पत्ते और टहनियां हिलती हैं ना, तब हम समझ जाते हैं कि अरे हवा चल रही है। ये एहसास हमें आसपास की चीजों की हरकत से ही होता है। बिल्कुल सही। और ये अनुभव हमें गति के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ ले जाता है। अच्छा। सोचिए, जब आप किसी तेज चलती बस में बैठे हों, तो बाहर सड़क के किनारे के पेड़ वो कैसे दिखते हैं? वो तो पीछे जाते हुए दिखते हैं, एकदम भागे जा रहे हो। है ना? जबकि सड़क पर कोई खड़ा हो तो उसके लिए तो पेड़ वही है, स्थिर। हाँ, उसके लिए तो बस आगे जा रही है। तो कमाल है, मतलब एक ही पेड़ एक देखने वाले के लिए पीछे जा रहा है और दूसरे के लिए अपनी जगह पर खड़ा है। ये तो साफ दिखाता है कि कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है, ये पूरी तरह से देखने वाले पे निर्भर करता है। हाँ, कोई भी गति अपने आप में अकेली नहीं होती। इसी को हम सापेक्ष गति कहते हैं, रिलेटिव मोशन। हर गति किसी न किसी चीज के रेफरेंस में ही होती है। कुछ भी पूरी तरह से स्थिर या पूरी तरह से गतिशील नहीं है अपने आप में। अच्छा। ये समझना गति की कहानी का पहला महत्वपूर्ण मोड़ है। ठीक है। तो गति इतनी सापेक्ष है। अब अगर हमें विज्ञान की भाषा में गति को समझना हो तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, विज्ञान में हम अक्सर जटिल चीजों को समझने के लिए सबसे सिंपल केस से शुरू करते हैं। हाँ, ये तो है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले बात करेंगे सीधी रेखा में होने वाली गति की। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा में गति, ठीक है। पर किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए, मतलब वो कहाँ है ये बताने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या उसका साइज या रंग? नहीं नहीं, सबसे जरूरी है एक रेफरेंस पॉइंट, एक संदर्भ बिंदु, जिसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु, ओरिजिन। हाँ, इसके बिना हम बता ही नहीं सकते कि कोई वस्तु कहाँ है या कितनी दूर चली है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मैप पर कोई जगह बताने के लिए हम किसी लैंडमार्क का इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, जैसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस से 1 किलोमीटर आगे। बिल्कुल, वो पोस्ट ऑफिस यहाँ मूल बिंदु जैसा हो गया। समझ गई, बिना लैंडमार्क के रास्ता बताना मुश्किल है, वैसे ही बिना मूल बिंदु के स्थिति बताना नामुमकिन है। अच्छा, अब आगे? अब आते हैं दो बहुत ही दिलचस्प शब्दों पर जो अक्सर हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये सुने तो है, लगते भी एक जैसे हैं। सुनने में भले ही एक जैसे लगें, पर इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। किसी वस्तु ने कुल कितना रास्ता तय किया, उस पूरे रास्ते की जो लंबाई है उसे हम दूरी कहते हैं। जैसे अगर मैं घर से निकलकर बाजार तक मान लीजिए टेढ़े मेढ़े रास्ते से 5 किलोमीटर चलकर गई, तो दूरी 5 किलोमीटर हुई। बिल्कुल। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन है आपकी शुरुआती पोजीशन यानी घर और आखिरी पोजीशन यानी बाजार, इनके बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी। सीधी दूरी। हाँ, और एक खास दिशा में। हो सकता है वो सीधी दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर हो पूर्व दिशा में। अच्छा, तो दूरी मतलब पूरा तय किया गया रास्ता, चाहे कितना भी घुमावदार हो। हाँ, और विस्थापन मतलब शुरू और आखिर के पॉइंट्स के बीच की सीधी नापाई, वो भी दिशा के साथ। एकदम सही। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 5 किलोमीटर या 10 सेकंड, उसे हम उसका परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है। दूरी का सिर्फ परिमाण होता है 5 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। अच्छा, ये दिशा वाला पॉइंट जरूरी है। तो क्या क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चले तो बहुत, मतलब काफी दूरी तय करे, लेकिन उसका विस्थापन शून्य हो,
0? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये कैसे? सुनने में अजीब है। सोचिए, आप सुबह सैर पर निकली, पार्क का एक पूरा चक्कर लगाया और वापस अपने घर आ गई। हाँ, रोज की बात है। तो आपने शायद 2-3 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन क्योंकि आप वापस वहीं आ गईं जहां से चली थीं, आपकी शुरुआती और आखिरी पोजीशन एक ही है। हाँ, घर से शुरू घर पे खत्म। तो आपका विस्थापन कितना हुआ? 0। अरे वाह, मतलब चले भी और विस्थापन के हिसाब से कहीं पहुंचे भी नहीं। जबरदस्त। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी बिंदु ओ से चलना शुरू करती है और 60 किलोमीटर दूर बिंदु ए तक जाती है। ठीक है, ओ से ए 60 किलोमीटर। फिर वो उसी रास्ते पर वापस मुड़कर बिंदु बी तक आती है, जो शुरुआती बिंदु ओ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, तो ओ से ए गई 60 किलोमीटर, फिर ए से वापस आई बी तक। बी जो है ओ से 35 किलोमीटर पे है, तो ए से बी की दूरी हुई 60-35 = 35 किलोमीटर। हाँ, तो कुल रास्ता कितना हुआ? 60 किलोमीटर जाने का और 25 किलोमीटर वापस आने का, मतलब 85 किलोमीटर। ये हुई कुल दूरी। एकदम सही। 85 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। लेकिन अब विस्थापन सोचिए। विस्थापन, गाड़ी शुरू हुई ओ से और आखिर में पहुंची बी पर। हाँ, ओ और बी के बीच सीधी दूरी कितनी है? वो तो 35 किलोमीटर दी हुई है। तो विस्थापन का परिमाण हुआ सिर्फ 35 किलोमीटर। अरे वाह, दूरी 85 किलोमीटर और विस्थापन सिर्फ 35 किलोमीटर। ये फर्क तो बहुत बड़ा है। हाँ, इसीलिए हमारी गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है वो ओडोमीटर, हाँ, ओडोमीटर। वो हमेशा तय की गई कुल दूरी ही दिखाता है, विस्थापन नहीं। वो बेचारा विस्थापन नहीं समझता। हाँ, बिल्कुल। वो तो बस पहिया कितनी बार घूमा उस हिसाब से दूरी नापता जाता है। अच्छा, अब गति के प्रकारों पर आते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई चीज बिल्कुल एक ही रफ्तार से बिना धीमे या तेज हुए सीधी चलती जाए तो। जैसे आपने कहा, खाली हाईवे पर क्रूज कंट्रोल लगाकर गाड़ी चलाना। हाँ, बिल्कुल स्मूथ। ऐसी गति जिसमें वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, उसे एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर चाल बदलती रहे, जैसे शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, कभी तेज, कभी धीरे, कभी रोकना, वो असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां वस्तु बराबर समय में अलग-अलग दूरी तय करती है। और सच कहें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर गतियां असमान ही होती हैं। हाँ, ये तो है। ट्रैफिक में कौन एक रफ्तार से चल पाता है? ठीक है, गति एक समान हो या असमान, पर हम ये कैसे नापें कि कोई चीज कितनी तेज या धीमी चल रही है? इसका एक तरीका है ये पता लगाना कि वस्तु इकाई समय में, मतलब यूनिट टाइम में, जैसे 1 सेकेंड या 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। अच्छा। इसी माप को हम चाल कहते हैं, स्पीड। जैसे कहते हैं ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, और विज्ञान में जो SI यूनिट है वो मीटर प्रति सेकंड है, MS। ठीक है। अब अगर गति असमान है, यानी चाल बदल रही है, तो हम एक सिंगल नंबर से कैसे बताएं? तब हम अक्सर औसत चाल की बात करते हैं, एवरेज स्पीड। औसत चाल, ये तो आसान लगता है। कुल तय की गई दूरी को कुल लिए गए समय से भाग दे दो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल। परफेक्ट। अब चाल से मिलता जुलता एक और शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वेग, वेलोसिटी। चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी, इनमें क्या फर्क है? वेग सिर्फ चाल नहीं बताता, वो गति की दिशा भी बताता है। ओह, अच्छा, डायरेक्शन भी। हाँ, चाल और दिशा मिलकर वेग बनते हैं। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर मैं कहूं कि गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में जा रही है, हाँ, तो ये वेग हुआ, स्पीड नहीं। एकदम सही, ये वेलोसिटी है। और क्योंकि वेग में दिशा शामिल है, तो वेग बदलने के कई तरीके हो सकते हैं। कैसे? या तो चाल बदल जाए, स्पीड कम ज्यादा हो जाए, या दिशा बदल जाए, जैसे मोड़ लेना, या दोनों बदल जाएं। अच्छा। किसी भी हालत में हम कहेंगे कि वेग बदल गया है। सोचिए, एक मोड़ पर गाड़ी की स्पीड भले ही वही रहे, 50 किलोमीटर पर आवर, पर दिशा बदलने से उसका वेग बदल जाता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, इसलिए ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। और अगर किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बदल रहा हो, मतलब यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो, तो उसका औसत वेग निकालने का एक और तरीका है। वो क्या? शुरुआती वेग और अंतिम वेग को जोड़ के 2 से भाग दे दें, मतलब उनका अरिथमेटिक मीन ले लें। U+V/2। हाँ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू U+V/2, पर ये तभी जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बदल रही हो। ठीक है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि चाल और वेग दोनों का मात्रक एक ही है, मीटर प्रति सेकंड, MS। हाँ, यूनिट सेम है, बस वेग में दिशा का तड़का लग जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब उषा वाले उदाहरण को याद करते हैं। हाँ,
वो स्विमिंग पूल वाला 90 मीटर लंबा पूल। वो एक छोर से दूसरे छोर 90 मीटर जाके वापस पहले छोर पर और 90 मीटर आती है। कुल दूरी हुई 180 मीटर। हाँ, 90 जाना 90 आना 180 मीटर, और इसमें उसे 1 मिनट यानी 60 सेकंड लगते हैं। तो औसत चाल क्या हुई? औसत चाल हुई कुल दूरी कुल समय, मतलब 180 मीटर 60 सेकंड। ये हुआ 3 मीटर प्रति सेकंड। सही, 3 ms। लेकिन अब औसत वेग सोचिए। औसत वेग, वेलोसिटी, इसमें तो विस्थापन देखना पड़ेगा। हाँ, उषा वापस अपनी शुरुआती जगह पर आ गई, तो उसका विस्थापन कितना हुआ? 0। करेक्ट। इसलिए औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन कुल समय इज इक्वल टू 0, 60 0 ms। देखा। क्या बात है। औसत चाल 3 ms पर औसत वेग 0। ये दूरी विस्थापन और चाल वेग के अंतर को एकदम साफ कर देता है। कमाल है। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा अगला कॉन्सेप्ट आता है। जब भी किसी वस्तु का वेग बदलता है, चाहे चाल बदले या दिशा या दोनों, हाँ, तो हम कहते हैं कि वस्तु में त्वरण हो रहा है, एक्सेलरेशन। त्वरण, एक्सेलरेशन, ये शब्द सुना है, अक्सर रेस वाली गाड़ियों के साथ जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन त्वरण का मतलब सिर्फ रफ्तार बढ़ना नहीं है। वेग में किसी भी तरह का बदलाव त्वरण है। रफ्तार घटना भी त्वरण है, नेगेटिव। दिशा बदलना भी त्वरण से जुड़ा है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर कोई वस्तु एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है, हाँ, तो न उसकी चाल बदल रही है न दिशा, हाँ, वेग स्थिर है। तो त्वरण 0 होगा। बिल्कुल। एक समान गति का मतलब ही है शून्य त्वरण। त्वरण हमें ये बताता है कि वेग कितनी तेजी से बदल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ, वेग में प्रति इकाई समय में कितना परिवर्तन हो रहा है। और इसे नापते कैसे हैं? इसकी यूनिट क्या है? त्वरण का SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ms²। मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब हर सेकंड में वेग कितना मीटर प्रति सेकंड बदल रहा है। एग्जैक्टली। और त्वरण की भी दिशा होती है। अच्छा, अगर त्वरण वेग की ही दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ेगी। इसे हम पॉजिटिव त्वरण कहते हैं। जैसे एक्सीलरेटर दबाना। हाँ, और अगर त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है, जैसे ब्रेक लगाने पर, तो चाल घटेगी। इसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां त्वरण एक समान रहता हो, मतलब कांस्टेंट, वेग एक ही दर से बदलता हो? हाँ, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कोई वस्तु। फ्री फॉल 0.8 ms²। अच्छा। अब वो राहुल वाले उदाहरण को देखें। वो साइकिल चलाना शुरू करता है, मतलब शुरुआती वेग 0 और 30 सेकंड में 6 ms का वेग पा लेता है। हाँ, तो त्वरण हुआ अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय। 6, 0, 30। ये हुआ 6/30 यानी 1/5 या 0.2। 0.2 ms²। ये धनात्मक है क्योंकि वेग बढ़ा है। ठीक है। फिर वो ब्रेक लगाता है और अगले 5 सेकंड में उसका वेग 6 ms से घटकर 4 ms हो जाता है। अब त्वरण कितना हुआ? अब अंतिम वेग 4, प्रारंभिक 6, समय 5। तो त्वरण बराबर 4, 6, 5। ये हुआ -2.5 यानी -0.4 ms²। सही। ये ऋणात्मक है, यानी मंदन हो रहा है क्योंकि वेग घट रहा है। तो त्वरण हमें वेग के बदलाव की पूरी कहानी बताता है, कैसे और कितनी तेजी से बदल रहा है। हाँ, और इस कहानी को और बेहतर समझने के लिए ग्राफ बहुत मददगार होते हैं। ग्राफ, ओ हाँ, वो XY वाले। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं दूरी समय ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम समय को आमतौर पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर और दूरी को वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा दिखेगा? वो हमेशा एक सीधी रेखा होगी जो समय के साथ ऊपर की ओर जा रही होगी, स्ट्रेट लाइन। और उस लाइन का क्या मतलब है? उस रेखा की जो ढलान होती है, मतलब वो कितनी झुकी हुई है, उसका स्लोप, वो हमें वस्तु की चाल बताती है। मतलब जितनी खड़ी ढलान उतनी तेज रफ्तार। और अगर ग्राफ सीधी रेखा न होकर टेढ़ा मेढ़ा हो, कर्व जैसा, तो वो असमान चाल को दर्शाता है, मतलब चाल समय के साथ बदल रही है। समझ गई। सीधी लाइन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, कर्व मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब दूसरे तरह के ग्राफ की बात करते हैं, वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, इसमें समय एक्स अक्ष पर और वेग वाई अक्ष पर होता है। अब सोचिए, अगर वस्तु एक समान वेग से चल रही है,
तो ग्राफ कैसा होगा? एक समान वेग, मतलब वेग बदल नहीं रहा, तो y वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। हाँ, तो ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, और इस सीधी रेखा और समय अक्ष के बीच का जो एरिया होगा, वो क्षेत्रफल क्या बताएगा? वो वस्तु के विस्थापन का परिमाण बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया होगा वेग गुणा समय, जो कि विस्थापन होता है। वाह, एरिया से विस्थापन पता चल गया। और अगर वस्तु एक समान त्वरण से चल रही हो, मतलब वेग एक समान दर से बदल रहा हो, तब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा तो होगी, लेकिन वो समय अक्ष के समानांतर नहीं होगी। वो तिरछी होगी। हाँ, वो या तो ऊपर जा रही होगी अगर त्वरण धनात्मक है, या नीचे आ रही होगी अगर त्वरण ऋणात्मक है। और इस स्थिति में भी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन ही बताएगा। हाँ, इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल भी तय किए गए विस्थापन का परिमाण ही बताता है। और अगर वेग समय ग्राफ सीधी रेखा न होकर वक्र हो, तो वो असमान त्वरण को दर्शाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ग्राफ तो वाकई गति को आंखों के सामने ले आते हैं, पर क्या गणना करने के लिए भी कुछ है, मतलब फार्मूले वगैरह? हाँ, बिल्कुल है। जब त्वरण एक समान होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो गति का विश्लेषण करने के लिए 3 बहुत ही कारगर समीकरण हैं। इन्हें गति के समीकरण कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, हाँ, ये स्कूल में पढ़े थे शायद। पहला है v = u + at। ये वेग और समय के बीच का रिलेशन बताता है। v = u + at, ठीक है। दूसरा s = ut + ½ at²। ये पोजीशन और समय का रिलेशन है। s = ut + ½ at²। ओके, और तीसरा है 2as = v² - u²। ये पोजीशन और वेग के बीच का रिलेशन है, इसमें टाइम नहीं आता। 2as = v² u²। हाँ, याद आ रहा है। यहाँ u क्या है? u है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, v है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, a है एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t है समय, टाइम, और s है तय किया गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये तो जादुई समीकरण लगते हैं। इनसे तो सारे सवाल हल हो जाने चाहिए। हाँ, लेकिन इनका इस्तेमाल कब कर सकते हैं, ये सबसे जरूरी बात है। कब? ये तीनों समीकरण केवल और केवल तभी लागू होते हैं जब त्वरण एक समान हो, कांस्टेंट। ओ, ये कंडीशन जरूरी है। अगर त्वरण बदल रहा है तो ये समीकरण सीधे सीधे काम नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। चलिए एक उदाहरण देखें। एक ट्रेन विरामावस्था से, मतलब u0 है, चलना शुरू करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त करती है। त्वरण कितना होगा? पहले यूनिट्स को SI में बदलना होगा। विरामावस्था मतलब u0 MSS, 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 72 × 1000/3600 ms = 20 ms, ये हुआ v। और समय t = 5 मिनट = 5 × 60 = 300 सेकंड। ओके, u0 v20 t300। अब कौन सा समीकरण? पहला वाला, v = u + at। हाँ, तो 20 = 0 + a × 300। तो a = 20 300, ये हुआ 230, यानी 115 ms²। ये आ गया त्वरण। आसान था। एक और, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक एक समान रूप से तेज होती है। कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, पहले u और v को ms में बदलें। u = 18 किलोमीटर पर आवर = 5 ms, v = 36 किलोमीटर पर आवर = 10 ms, समय t = 5s। हमें निकालना है दूरी s। दूरी के लिए दूसरा या तीसरा समीकरण लगेगा, पर दोनों में a चाहिए, त्वरण। तो पहले त्वरण निकालते हैं पहले समीकरण से। a = v - ut। a = 10 - 5/5 = 55 = 1 ms²। अब दूरी निकालते हैं दूसरे समीकरण से। s = ut + ½ at²। s = 55 + ½ 1/5²। ये हुआ 25 + ½ 25, मतलब 25 + 12.5, 37.5 मीटर। 37.5 मीटर। देखा, इन समीकरणों से गणना करना काफी आसान हो जाता है, बशर्त ये है कि त्वरण एक समान हो। बिल्कुल। अच्छा, अब तक हमने ज्यादातर सीधी रेखा की गति की बात की। क्या गोल घूमने में भी कुछ खास है? आपने पहले कहा था कि दिशा बदलने से भी वेग बदलता है। हाँ। और वेग बदलने का मतलब है त्वरण। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज अपनी चाल बदले बिना भी त्वरित हो, स्पीड कांस्टेंट रहे, फिर भी एक्सेलरेशन हो? हाँ,
ये गति का एक और दिलचस्प पहलू बिल्कुल हो सकता है। कैसे? सोचिए, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है। जैसे? गोल घूमना। हाँ, बिल्कुल। चूंकि वेग में दिशा शामिल है, तो दिशा बदलने का मतलब है वेग बदल रहा है, और अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण हो रहा है। तो मतलब बिना स्पीड बदले भी एक्सेलरेशन हो सकता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करना। सोचिए, एक एथलीट गोल ट्रैक पर एक ही स्पीड से दौड़ रहा है। स्पीड तो वही है, 10 ms मान लीजिए, पर हर पल उसकी दिशा बदल रही है। हाँ, कभी इधर कभी उधर, लगातार मुड़ रहा है वो। और दिशा बदल रही है मतलब वेग बदल रहा है, और वेग बदल रहा है मतलब त्वरण हो रहा है। तो गोल घूमना भले ही एक ही स्पीड से हो, वो भी एक त्वरित गति है, एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, इसी को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, अगर वृत्त की त्रिज्या r है और एक चक्कर पूरा करने में t समय लगता है, तो चाल निकालने का सूत्र भी है v = 2πrt, मतलब परिधि बटे समय। अच्छा, v = 2πrt। बचपन में हम पत्थर को धागे से बांधकर गोल गोल घुमाते थे। अगर घुमाते हुए धागा टूट जाए या छोड़ दें तो पत्थर किधर जाता है? अच्छा सवाल है। किधर जाता है? वो सीधा भाग जाता है। हाँ, सीधा। पर किस दिशा में सीधा? वो उस क्षण वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब टैंजेंट के अनुदिश एक सीधी रेखा में उड़ जाता है। टैंजेंट की दिशा में? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा उसकी जड़ता के कारण होता है, इनर्शिया। वो अपनी गति की दिशा में ही चलते रहना चाहता है, और धागा टूटने पर वही दिशा टैंजेंट वाली होती है। ओके। और इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? हमारी पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता हुआ उपग्रह सैटेलाइट, वो एक समान वृत्तीय गति का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, सैटेलाइट तो गोल घूमते हैं। उनकी चाल लगभग स्थिर रहती है, और दिशा लगातार बदलने से वो त्वरित होते रहते हैं, और इसीलिए वो पृथ्वी के चारों ओर घूम पाते हैं। तो आज हमने इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते गति की पूरी कहानी समझ ली। मतलब कहाँ से शुरू किया था हवा के एहसास से, हाँ, और कहाँ तक पहुंच गए सर्कुलर मोशन तक। गति का सापेक्ष होना, दूरी और विस्थापन का वो महीन सा अंतर, फिर चाल और वेग का मतलब, और त्वरण जो ना सिर्फ रफ्तार बदलने से होता है बल्कि दिशा बदलने से भी। हाँ, और हमने देखा कि कैसे ग्राफ हमें गति को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं, और कैसे एक समान त्वरण के लिए वो 3 खास समीकरण हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। ये सब मिलकर हमें गति को गहराई से समझने का एक नजरिया देते हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मन में घूम रहा है। हमने सुना कि गति सापेक्ष है। हाँ। और सिर्फ दिशा बदलने से भी त्वरण हो सकता है। हाँ। तो सोचिए, हम सब इस पृथ्वी पर हैं, हाँ, जो अपनी धुरी पर भी घूम रही है, और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। तो क्या हम असल में कभी स्थिर होते हैं रेस्ट पर? ये सोचने वाली बात है। और ये जो लगातार गति और त्वरण हम सब अनुभव कर रहे हैं, जिसका हमें एहसास तक नहीं होता, उसका हमारी दुनिया और हमारे अनुभवों पर क्या गहरा असर पड़ता होगा? ये सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ता हूँ, इस पर विचार कीजिएगा।